अभी तो पापा से है सपोर्ट। पापा कितने दिन सपोर्ट कर पाएंगे दीदी? तभी यहाँ आई हूँ ना भैया। जितना इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा उतना ही इसके स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को उनका बिहेवियर फिर ठीक नहीं लगा। फिर मैंने उस दिन सोचा कि मैंने मांगना नहीं है किसी से। हाय, दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड टित्तू इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे अप्रैल बैच के स्टूडेंट का। जी दीदी बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा है। मैं लोहारू से, मतलब मेरे ससुराल लोहारू साइड है, मायका मेरा पिचोपा कला है। पिचोपा कला से आपकी लड़की हैं? हाँ, लोहारू साइड आपका? लोहारू मेरा पहाड़ी में मेरा ससुराल है। पहाड़ी लोहारू के पास पड़ता है। पहाड़ी गाँव है? पहाड़ी गाँव है। नकीपुर पहाड़ी बोलते हैं, चैड पहाड़ी भी बोलते हैं। ओके। पर क्यों प्रॉपर बोलते हैं? पहाड़ी पहाड़ है क्या वहाँ पे? हाँ, माता का मंदिर है वहाँ पे एक, और अच्छा। गांव का नाम भी पहाड़ी है। बहुत अच्छा मंदिर है वहाँ पे। ओके। यहाँ आने से पहले आप क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में दीदी? मैं घर पर ही रहती थी, बट मैं हाँ सिलाई ज़रूर करती थी। सिलाई कर रहे थे आप घर हाँ, पे? हाँ, सिलाई करती थी। मतलब मेरे को कितने सूट पैसे कमा सलवार रहे आते थे? थे। 5-6 हज़ार, मतलब घर का काम भी हो जाता था नॉर्मली, मतलब मन में आया तो कर लिया, नहीं कोई प्रेशर नहीं था काम का। घर पे ही कर रहे थे गाँव में? हाँ। कितना बड़ा गाँव आपका? गाँव छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ससुराल में। तो और 5-6 हज़ार रुपये जो आप कमा रहे थे, उसके लिए लगभग कितने कस्टमर चाहिए आपको? मैं यहाँ रही नहीं, पहली बात तो ये ससुराल में अभी 2-3 साल से रही हूँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? मेरी शादी हो गई थी +2 से पहले ही। +2 मैंने शादी के बाद की है। अच्छा, तो काफ़ी साल हो गए शादी को आपके? हाँ, मेरी शादी को हो गई 14 साल। अच्छा। हाँ, तो 2010 में मेरी शादी हुई थी, और 2012 में हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे हस्बैंड के साथ। ठीक है। वहाँ हम रहे 2.5 साल। वहाँ जॉब करते थे हस्बैंड। आपके हस्बैंड जॉब करते थे? हाँ। आप क्या करते थे वहाँ पे? घर पर ही रहती थी। आप होम मेकर हैं प्रॉपर? बिल्कुल गृहिणी? बिल्कुल। वहाँ मैं घर पर ही रहती थी। ओके। मैं कभी घर से नहीं निकली थी पहली बात तो। मेरा गांव में भी जो मैं स्कूल में गई तो मेरे बस एक रोड है पास में, सामने मेरा घर है, सामने +2 तक मेरा स्कूल है, बस वहाँ तक का सफ़र था मेरा। ओके। अभी बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने एक बड़े बेटा हैं? है, 13 साल का है मेरा बेटा, और 7 साल की मेरी गुड़िया है। ओके। तो अभी आप क्या मानते हैं जो बचपन में आपके साथ हुआ, बेसिकली आपको ज़्यादा मौका नहीं मिला घर से बाहर निकलने का, आप अपने बच्चों को कैसे रखते हैं? वैसे ही नहीं, छाती से लगा के, या मतलब एक्सपोजर देते हैं दुनिया का कि देखो दुनिया को एक बार? हाँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करें। बेसिकली हम ज़्यादा लाड प्यार में ना बच्चों को ये सोचते हैं इसके साथ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और वो बच्चा फिर बिल्कुल वो हो जाता है, डरने लग जाता है फिर दुनिया से। बिल्कुल, वो नहीं, जैसा अभी आप कह रहे हो कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गई तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, बेटा कंसीव था, तो मतलब मुझे ट्रेन में और मेट्रो में फ़र्क नहीं पता था, और मैंने +2 कर रखी थी। हाँ, तो नहीं पता था? नहीं पता था। मैं गई वहाँ पे तो हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते, मैं घर में क्या करूँ, ना किसी को जानती, कभी निकली नहीं, ना भाषा समझ आती, क्योंकि हरियाणवी में हम तो घर पे रहे हैं, नहीं पता था। फिर मैं 5-6 दिन के बाद मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। वो मेरे को, मतलब वहाँ पर भी मेरे को डर सा लग रहा था कि मैं पूछूंगी तो ये किससे पाला पड़ गया। क्योंकि उनकी फैमिली पढ़ी लिखी है और हमेशा से वो बाहर रहे हैं। मेरे फादर इन लोग मतलब जॉब थे, आर्मी से रिटायर हैं, फिर पुलिस से रिटायर हैं। ओके। तो मैंने कहा अब ये गुस्सा ना करें। फिर बोला अभी तक ये नहीं पता। मैंने कहा नहीं पता। फिर चल तो तेरे को बाहर घुमा के लाता हूँ। फर्स्ट टाइम है तब उनके साथ बाहर निकली थी। तब आप मेट्रो का सफ़र कर गए? तब मेरे को, हाँ, फिर उस दिन हमने सारा दिन मेट्रो का सफ़र किया था। तब आपको पता चला कि मेट्रो रेल अलग है? हाँ, फिर मैंने, मतलब पास से, पहाड़ी के पास में एक गांव और है, वहाँ से ट्रेन जाती है। मैंने कहा इनकी तो आवाज़ नहीं आती, इनकी तो वहाँ तो इतनी दूर से हमें आवाज़ नहीं देती है। कहते यही तो फ़र्क होता है मेट्रो में और ट्रेन में। ये ट्रेन कोयलों से उनसे चलती है, और ये बिजली से चलती है। तो खैर बिजली से भी हैं ट्रेन, बट उनकी, लेकिन उसका अलग है, उस कॉन्सेप्ट ही अलग है, बिल्कुल अलग है। तो फिर वहाँ पे मतलब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मैं सारा दिन बैठी रहती। फिर बेटा हो गया तो मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता। फिर दिल्ली लगभग जो परिवार निकल जाते हैं शहरों की तरफ, ऐसा देखने में आया कि गांव से जो परिवार शहर की तरफ गए वापस मुड़ के बहुत कम आते हैं। आप क्यों आए पहले फिर गांव में? वहाँ से हमने शिफ्ट किया, फिर चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ गए। वहाँ पे हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, कंप्यूटर हार्डवेयर का। कंप्यूटर हार्डवेयर का क्या काम था? होलसेल का, जैसे कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी पार्ट होते हैं, कार्ट्रिज हो गए, प्रिंटर हो गए, अच्छा, बड़ी बड़ी कॉपियों वाली मशीन हो गई, या इंक वगैरह, इसमें बहुत मोटा खर्चा लगा होगा इसमें तो। हाँ,
हमने अपना वहाँ से काम स्टार्ट किया। फर्स्ट हमने वहाँ पे 2014 में हम वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ हमने, मेरे हस्बैंड ने बहुत स्ट्रगल किया। वहाँ हमने 2017 तक इतना स्ट्रगल किया, अपना मकान ले लिया। 2017 में कहाँ लिया मकान अपना? मेरा मकान है जीरकपुर में। अच्छा, डकोली फाटक के पास। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि समझो ट्राई सिटी में आपने मकान लिया। फ्लैट है। फ्लैट हो चाहे कुछ भी होती थी। फिर कुछ फैमिली इशू हो गए थे तो वहाँ पे हम मार खा गए। 2018 में फिर मेरे को गुड़िया हो गई। ठीक है, 2017 में आपने मकान लिया? 2018 में गुड़िया हो गई, और जो कि हमने बिल्कुल मन्नतों से मांगी थी। क्योंकि पहले आपको लड़का हो रखा था? लड़का भी था और नहीं, मेरे को गुड़िया का था कि उनको, मुझे ड्रेसों का बहुत शौक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी भी बेटी हो तो मैं ऐसे ऐसे फ्रॉक पहनाऊंगी, ऐसे मतलब मेरे को ये रहता था। हस्बैंड को भी अच्छा लगता था। फिर मतलब कई मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो कई लोग बोलते थे कि आपकी गुड़िया होने के बाद हो गया ये सब कुछ। क्या हो गया सब कुछ? सही तो चल मतलब रहा था जो आपका? आपके लाइफ में थोड़ा सा जो चेंज हुआ हमारे, वो सब। मतलब क्या हुआ था ऐसा? कुछ बिजनेस में लॉस हो गया था? हाँ, बिजनेस में भी लॉस हो गया था और कुछ और इशू हो गए थे। तो फिर उसके बाद हम ये चीज़ें नहीं मानते थे। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि मेरी गुड़िया के बारे में कोई ऐसे क्यों बोलता है। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हम आए थे छुट्टियां मनाने के लिए मार्च में 21 को से ऐसे ही लगा था। तो मैं आई थी, हस्बैंड वहीं पे थे। फिर लंबा चल गया तो हस्बैंड भी वापस आ गए थे। फिर वही नहीं जमा। एक बात मुझे अभी बताएं आप थोड़ी सी, मैं ज़्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको क्या लगता है जो बिजनेस थे वो कितने डूबे हैं लॉकडाउन में? बहुत ज़्यादा। लोगों को रोड पे ला दिया है ना? बिल्कुल। मतलब कोरोना की मार ऐसी लगी है लोगों को कि इतना नुकसान हुआ। जैसे मान के चलो अभी जो बता रहे थे आपका बिजनेस था, कोरोना में जब कोई कस्टमर ही नहीं है तो कैसे किराए जाएंगे, कैसे मतलब कैसे घूमेगा चक्का वो सारा? बहुत ज़्यादा हुआ भैया, बहुत ज़्यादा। फिर हम 1.5 महीने के करीब हम रहे गांव में वापस। फिर हम वापस चले गए। फिर वही मतलब उसको मतलब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना कि 1.5 महीने गांव में रहे, बंद रह गया। बिजनेस है, एक दिन नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। फिर हमने दोबारा से स्टार्ट किया। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि थोड़ा कम करते हैं एक बार दोबारा से। थोड़ा टाइम चलता रहा, 19 निकल गया, 20 निकल गया, फिर 21 में फिर इशू हो गए कुछ। फिर हमने इशू का मतलब आपका फैमिली इशू चल रहा था? कुछ चल रहा था। हाँ। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हाँ, मैं घर रह जाती हूँ, आप अपना काम संभालो। ठीक है। हस्बैंड को बोला, हमने दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया था ये। घर मतलब गांव में? गांव में। ओके। और फिर हम गांव में आ गए। तो हस्बैंड वहाँ पे रहते थे, 7-8 महीने रहे। फिर वो वाली बात हुई ही नहीं जो हम चाह रहे थे। वो वाली हुई ही नहीं। कुछ ना कुछ चलता ही रहा। फिर हस्बैंड भी वापस आ गए क्योंकि मतलब इतना टाइम हम बाहर रह गए तो अकेले हमें घर में रहने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अकेले रह नहीं सकते थे। मीन समझा नहीं मैं बच्चों के साथ मैं अकेली गांव में। अच्छा, और गांव का फिर माहौल भी अलग होता है? माहौल भी अलग, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हाँ। तो फिर उसके बाद हम हस्बैंड भी फिर वापस ही आ गए। फिर हमने गांव में आके मैंने भैंसे रखने स्टार्ट कर दी। क्या बात कर रहे हो? कहाँ दिल्ली चंडीगढ़ से सीधा भैंसे हैं? फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे को भैंस लेनी है क्योंकि मैंने काम किया हुआ था अपने मायके में, तो मैं बैठ नहीं सकती थी। फिर अब भैंस भी बहुत पैसों में आती है अभी तो लाख रुपए से ऊपर, लाख रुपए से नीचे। फिर ये डर लग रहा था कहीं मैं कर ना पाऊँ। नहीं हो पाएगा, क्या पता, क्योंकि बहुत साल हो गए होंगे ये तो किए बिना। हाँ। कई साल हो गए थे। फिर मैंने गाय ली। मैच नहीं ली, गाय ली। मैच लेने की लेकिन बोला था। हाँ। फिर मैंने गाय ली क्योंकि वो कम पैसों में आ जाती है। गाय ली तो मेरे पापा गाय छोड़ के आए मेरे घर पे। और मैं ये साथ में थी बट मैं डर रही थी कि इसको वहाँ जाके उतारेगा कौन। गाय लात भी मार देती है। वही तो मेरे को डर लग रहा था कि इसको उतारेगा कौन। जैसे तैसे करके मतलब वो वहाँ पहुँच गए हम। और ना मेरे पास फूस था, पड़ोसियों से लिया 2-3 दिन के लिए, फिर मोल मंगवाया। फिर आपके पास तूड़ी वगैरह थी नहीं क्योंकि तो हम रहते नहीं थे ना गाँव में, तो हमारे पास कोई वो सिस्टम था ही नहीं। फिर कैसे लेके आए? धीरे धीरे जोड़ा सब कुछ। अभी भी रख रहे हैं गाय? अब नहीं है भैया। कितने दिन रखी फिर मैंने मेरे पापा बांध के गए जिस खुट्टे से जहाँ पे उसको बांधना था, 10 दिन तक मैंने उसको खोला ही नहीं।
माने उसको वहीं पे चारा डाल देती, वही पानी, वहीं पे पानी, वहीं पे दूध निकाल लेती। बिल्कुल ही नहीं खोला, बताया नहीं किसी ने आपको? नहीं पता था अभी, अच्छा, खोल डर में नहीं खोला? डर में नहीं खोला, और उसके थोड़े सींग बड़े थे तो मेरे को डर लगता था कहीं मैं अकेली हूँ, मार ना दे मेरे को। और हस्बैंड इसमें मेरे सपोर्ट में नहीं थे कि तू पशु ले, उन्होंने मना किया था, कहते हैं मेरे उसको मत बोलना कि कल को कुछ हो जाएगा तो अपनी जिम्मेवारी पे लेना। और मैं ये थी कि मैं फ्री थी कि मेरे को कुछ करना है, कि मैं बैठ नहीं सकती। ओके। फिर पापा ने बोला कि मेरे को वीडियो कॉल कर अगर कोई बात होगी तो मैं किसी को फ़ोन करके भेजूंगा आपके पास। फिर मैंने एक दिन खोला, फिर मेरा थोड़ा थोड़ा डर निकल गया, और मतलब वो थी सही, मारती मूर्ति नहीं थी, बट मेरे अंदर डर था। और जब डर होता है तो वो पशु से आप दूर भागते हो, फिर और ज़्यादा मारता है वो। फिर धीरे धीरे आदत होगी, जैसे दूध वगैरह निकालती तो कई बार मतलब जो बच्चा होता है उसका, तो इधर कभी वो गले से निकलवा जाता, तो सोचती अब दोबारा पता नहीं बैठने देंगी कि नहीं बैठने देगी। बेसिकली आपको डर लग रहा था? डर लग रहा था। फिर आपने बेचा क्यों उसको? फिर मेरे को आदत हो गई, बेचा मैंने, मैं बताती हूँ आपको। फिर उसके बाद मैंने भैंस ली। गाय के बाद भैंस ली? भैंस भी ली मैंने। फिर वो मैंने ली 75,000 रुपये की, मेरे पापा से ही। उसको मैंने रखा, मतलब 1-1.5 महीना था उसका बच्चा देने का, तो उससे पहले ले आई मैं। फिर मतलब अच्छी थी भैंस मेरी, पर शायद मेरे को अच्छे से केयर नहीं करनी आई होगी। उसके जो नाखून होते हैं वो कटवा दिए, खुर बोलते हैं जो हम, तो वो कटवा दिए। तो उसके बाद उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, वो अच्छे से उठी ही नहीं। मतलब 18 किलो दूध देती थी मेरी भैंस, मेरे से वो बाल्टी उठती नहीं थी। तो क्यों रखवाया फिर आपने, क्यों कटवाया? वो बड़े हो रखे थे उनके, तो इसलिए कटवा, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हमने वो बेची 35,000 की। फिर थोड़ा टाइम निकल गया, वो गाय ही थी, फिर गाय दोबारा से दूध देने लगी, तो फिर काम चलने लग गया दूध का, घर का। लोग घर के लिए करते थे, बेचते भी थे? नहीं, घर के लिए ही रखा था। कि भाई घर के लिए चल जाए, मोल ना लेना पड़े। आपके हस्बैंड ने क्या किया फिर यहाँ पे? मेरे हस्बैंड उस टाइम पे दिल्ली, वहाँ चंडीगढ़ ही थे। फिर हमने मतलब नहीं, जब वापस आ गए थे आपके हस्बैंड गाँव में, हाँ, तब क्या फिर हमने खेती ट्राई करी, हमारी ज़मीन अच्छी है। फिर हमने ट्राई किया, बट वही है ना कि इतने टाइम काम छूट गया, तो हम दोनों से वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं हो रही थी। मजदूरी से करवाना पड़ता, तो फिर बस्ती मजदूरी है, तो वो बचत नहीं आ पाती। फिर दोबारा फिर हमने उसको दोबारा बटाई पे दे दिया कि इतना ही तो हम मतलब बटाई पे लेके कर रहे हैं तो आ रहे हैं, इतना ही हम खुद कर रहे हैं तो आ रहे हैं। उसको फिर हमने छोड़ दिया वापस से, एक साल तक किया हमने। फिर हस्बैंड ने हमने लगाई फैक्ट्री सर्फ साबुन की, और ये जो गांव में हुक्का पीते हैं तम्बाकू, इनके लिए ये रखा। और ये मतलब था किसी और के थ्रू ही, बट प्रॉपर मतलब हमारे पास ही था सिस्टम कि कैसे क्या मैनेज करना है, हस्बैंड के पास ही था। ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैंने एक भैंस और ली उसको बेचा, फिर दोबारा फिर ली मैंने 80,000 रुपये के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर जो तूफान ज़िंदगी में आया, हस्बैंड नहीं रहे। क्या बोला? हस्बैंड नहीं रहे फिर। अच्छा, हाँ। ये कब हुआ? ये मतलब दिवाली से 2 दिन बाद। मतलब सन पूछ रहा हूँ मैं, 21 में? अभी 2024 में। 24 में। तो अभी फिर दीदी कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने तो अपने आप आ जाते हुए फिर। अच्छा, मैं सोचा अभी आपके हस्बैंड जिंदा, आप कहानी सुना रहे हैं अभी कुछ। नहीं, फिर मैंने गाय को बेचा। कुछ ज़रूरतें थी जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। कुछ आपके जो हस्बैंड एक्सपायर हुए जब, बेसिकली कुछ टर्म इंश्योरेंस प्लान वगैरह ले रखे थे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं था। तो अभी फाइनेंशियली कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? अभी तो पापा से है सपोर्ट। पापा कितने दिन सपोर्ट कर पाएंगे दीदी? तभी यहाँ आई हूँ ना भैया। एक सबसे बड़ी समस्या मैं बताता हूँ आपको, मतलब अपने इंडिया में इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं कि हमें इंश्योरेंस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अब समस्या ये है, लोग इंश्योरेंस को देखते हैं कि इंश्योरेंस तो मैं कराऊं, लेकिन जो मैं पैसा डालूं उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो गया है, समझे? उसको बोलते हैं क्या, ये सेविंग प्लान बोलते हैं बेसिकली। वो है गलत मेरे हिसाब से। आपको करवाना चाहिए दीदी टर्म इंश्योरेंस। अब सपोज़ कीजिए आप जैसे भी साल का, जैसे टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ रुपए का 20,000, 30,000, 40,000 रुपये में हो जाता है, 1 करोड़ रुपये का। अभी बंदा तो चला जाता है,
ठीक है, सबके घर में ऐसे हादसे हुए, जैसे मेरे पापा जब एक्सपायर हुए हम भी रोड पे आ गए थे, है ना, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होते। आपके हस्बैंड गए तो आप भी एक किस्म से रोड पे, इंसान तो चला गया, लेकिन अगर मान के चलो पैसा भी नहीं है ना, तो ये जो समाज है ना, ये औरत को अलग वे में देखना स्टार्ट कर देता है। आप मान के चलो अभी पापा से हेल्प ले रहे हो, यही हेल्प अगर आप समाज में किसी और से लेना चाहो ना, तो बातें बढ़ने लगेंगी। बिल्कुल भैया। उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा दिन तो समझ में ही नहीं आया कि कैसे करें क्या करें, क्योंकि घर से कभी निकली नहीं, कुछ पता नहीं। फिर मैं मैम के रील तो देखती थी और रील देख के मैं बनाती भी थी। फिर मैं ऐसे बैठ बैठे देख रही थी और कुछ मतलब मैंने कुछ सामान चाहिए था, मैंने बोला कि मेरे को चाहिए। किसको बोला? सास को। अच्छा। तो मेरे को उनका बिहेवियर फिर ठीक नहीं लगा। फिर मैंने उस दिन सोचा कि मैंने मांगना नहीं है किसी से। ये कब की बात है? ओके, हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद की बात है? 15-20 दिन के बाद की। 15-20 दिन के बाद ही तुरंत? ओके। तो फिर जो अभी आप यहाँ पे आए स्टिचिंग सीखने में, उसका खर्चा कैसे मैनेज किया आपने? खर्चा तो यहाँ भी 30-50 हज़ार रुपये लग गया होगा। मेरा 70+ हो गया। 70+ लग गया आपके। ये कैसे मैनेज किया फिर आपने? ये मैंने मेरी जो गाय थी वो बेची, कुछ मेरे पास मतलब अनाज रखा था जो भैंसों के हिसाब से रखा हुआ था, मैंने वो बेचा। कुछ मेरे पापा ने मैनेज किया। ओके, अभी मैं कुछ आपको बताऊं बेसिकली दर्शकों को भी। मेरे दिल से दुआ दे दी, आप बहुत आगे जाएं। बेसिकली आपका अभी ईमान जिंदा है। क्या जिंदा है? ईमान जिंदा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मेरे पापा एक्सपायर हुए, हमारे घर में ना चेजी लगी हुई थी, घर मण रहा था, हमारा मना नहीं था बेसिकली, और मेरे पापा PGI में दाखिल थे। तो घर पे मिस्त्री लगे हुए थे, काफ़ी दिन वहाँ पे रहे थे। तो मैं जिस दुकानदार से हमारा सामान आ रहा था उससे मैं एक चौखट लेके आया, एक कमरा एक्स्ट्रा जो सीढ़ियों के नीचे नहीं बना देते वैसे यूज़ करने के लिए, वो बना था। तो एक जंगला और एक चौखट आई थी, लगभग 2500-2600 रुपये की रही होगी। तो इस दौरान घर बन रहा था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमारे हालात किसी छुपे नहीं हैं कि हम क्या थे, कुछ पैसा नहीं, कुछ मतलब ऐसा था कि 13वीं के बाद हमें सोचना पड़ रहा था कि मतलब घर चलाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, क्योंकि घर बन रहा था तो उसमें पैसे लग चुके थे, लगभग सारे जितने भी हमारे पास सेविंग्स वगैरह थी सब लग चुके थे। तो कुछ दिनों के बाद, 1-2 महीने के बाद, मैं उस दुकानदार के पैसे देने गया, ठीक है दीदी, कि अंकल जी आपके पैसे हैं 2500 रुपये और आप इनको ले लीजिए। उसने कहा कि आपके पापा ने सारा हिसाब कर दिया था और मैं आपकी तरफ कोई पैसा नहीं मांगता। मैंने कहा अंकल जी पापा ने तो हिसाब कर दिया था, पापा तो जब PGI में थे उसके बाद लेके तो मैं गया हूँ आपसे उधार पे। बोला नहीं मुझे ध्यान नहीं है, आपका हिसाब मेरे हिसाब से तो भाई कन्फर्म हो रखा है, मेरा ये पैसे नहीं लूँगा बेसिकली। मैंने कहा अंकल जी जब मैं खुद लेके जाने वाला हूँ, पापा को तो इस बात का पता ही नहीं, पापा तब से बीमार हैं। तो मैंने उनको पैसे दिए। तब उसने एक बात कही थी दीदी कि आज आपके पास पैसा है नहीं है एक दिन, लेकिन मालिक आपको एक दिन पैसा ज़रूर देगा। वैसे ही मैं आज आपको वो बात बोलता हूँ दीदी, जो आपका ईमान जिंदा है ना, क्योंकि अगर आप इस कंडीशन से गुजर रहे थे तो आप यहाँ पे सेंटर पे आके भी कह सकते थे कि भैया हमारी फ़ीस कुछ कम कीजिए, मेरा बजट नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ करते, समझे। अगर आपने नहीं कहा तो इसका मतलब आपका ईमान अभी ज़िंदा है, मरे नहीं है ईमान आपका। ऐसा नहीं कि जो मदद मांगते हैं वो गलत होते हैं, नहीं, उनकी कंडीशन अलग है, लेकिन आपने फिर भी ये सोचा कि मैं अपने आप करूँ अब भी, और जबकि ये हालात आपके तब हैं जब आप घर से कभी निकले नहीं हो। तो एक दिन भगवान आपको दीदी बहुत सारा पैसा ज़रूर देगा। फर्स्ट टाइम भिवानी आई थी तो मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। मैंने फरवरी में मैंने करवा दिया था एडमिशन। मेरी बहन आई हुई थी यहाँ पे, तो उनको बोला था, वो करवा के गए थे। फिर मेरे को ये लग रहा था कि मैं एक बार जाके देख के आती हूँ कि कल को मेरे ऊपर सवाल ना उठे। और ये बात मैंने मतलब संक्रांत तक मैंने रखी थी फैमिली के सामने। मकर संक्रांति बेसिकली संक्रांत का मतलब कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। बैठ जाएंगे ना दीदी तो आपके बच्चे ना, हरियाणवी में कहते हैं एक मन अनाज खाने वाले हो जाएंगे, है ना। आप भी और आपके बच्चे भी बोझ लगने लगेंगे। और मैं वहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब भी हो रही थी क्योंकि अंदर ही अंदर ना किसी को जानती, ना कोई मेरे पास आता, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रही थी। अभी गाँव में रह रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं मायके में हूँ, मायके से अप डाउन करती हूँ। अच्छा, अभी मायके में रह रहे हैं आप। तो सास ने बोला कि नहीं, अगर वो होता तो मैं करवा देती। अरे वो नहीं है तो उसकी औलाद तो है। फिर मैंने कहा अगर वो होता तो मेरे को करने की ज़रूरत ही नहीं थी,
क्योंकि मैंने वो टाइम भी देखा है जहाँ पाँव साथ में आसमान पर होते हैं, और मैंने वो टाइम भी देखा है जहाँ पाँव तले ज़मीन नहीं होती। बहुत भारी समस्या, इसीलिए ये सेंटर खोला गया थी ताकि जो महिलाएं थक हार के बैठी हैं बेसिकली वो आगे जाएं, और इसीलिए यही एक कारण है कि आप जैसे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं कि हम यहाँ पे फीस नहीं बढ़ा पा रहे। फिर मैंने मतलब मेरे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले थे मार्च में, तो मैं उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं फरवरी वाला बैच लूँ, बट बच्चों के एग्ज़ाम थे इसलिए मैं नहीं ले पाई। कुछ मेरी भैंस दूध दे रही थी तो मेरे को ये था कि कहीं मेरे बगैर दे ना किसी को। ओके, तो अभी जब आप यहाँ से जाएंगे, सीख तो आपने लिया, अच्छा सिखाया, बिल्कुल। ओके, तो इसके बाद काम कहाँ करेंगे आप? डिगावा में। डिगावा क्या आपके? डिगावा मतलब मेरे ससुराल के पास में 7 किलोमीटर दूर है। ओके, और छोटा सा शहर है डिगावा। हाँ, डिगावा मंडी बोलते हैं। डिगावा मंडी है। ओके, हाँ। तो अभी रहेंगे कहाँ, ससुराल में ही? नहीं, वहाँ पे मैं डिगावा में ही रेंट पे मकान ले लिया मैंने, और मैं कल परसों में शिफ्टिंग कर दूँगी। कल परसों का मतलब है दीदी कह रही 1 जून से, जैसे आपका बैच खत्म हुआ? हाँ, मैं 30 तारीख को वापस चली जाऊँगी और वहाँ पे मैं अपना शिफ्ट करके वहाँ से अपना काम स्टार्ट करूँगी। डिगावा में ही मेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो मेरा मतलब जितना रेंट बच्चों की बस का लगता है मंथली। अभी आप मैनेज कैसे कर रहे हैं बेसिकली, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? क्योंकि 3 तो आप फादर ही कर रहे हैं जो थोड़ा 3 जीव हैं बेसिकली एक किस्म से अपने परिवार में। अभी तक तो जैसे मेरी भैंस दूध देती थी तो मैं थोड़ा बेच देती थी, घी वगैरह बेचे मैंने, उसका पैसे इकट्ठे करे। हाँ, ज़मीन है, तो मेरा मतलब इस फसल में पहले तो मुझे नहीं पता था कितना क्या आता है कितना क्या नहीं आता है, बट अब की बार मेरा $1,00,000+ आया है, बट मैंने उस पैसे को मैंने छेड़ा नहीं है। ओके, तो बेसिकली सेविंग करके रखें, क्योंकि अभी आप जो बुटीक चलाएंगे ना, वैसा हो सकता है अगर आप सही मार्केटिंग करेंगे तो पहले दिन से चलेगा, नहीं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाएगा। नहीं, मेरे पास अभी से ऑर्डर हैं। ऑर्डर हैं? ऐसा कैसे किया आपने? जैसे मेरा चंडीगढ़ वाला फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से भी है, सपोर्ट है मेरा अच्छा, क्योंकि वहाँ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है। जैसे एक मेरा दिल्ली में जो मेरी है भाभी जी, जहाँ हम रेंट पे रहते थे, उनका मेरे पास अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो जो ये आपके फ्रेंड सर्कल है जो भी है, और डिगावा में भी जो मेरी मतलब हमारी जो रिश्तेदारी पड़ती है, जो मेरी मायके से, तो मेरी डिगावा के आसपास में ही है। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि पहले दिन से आपका बुटीक रन करेगा? और मैं मेहनत करूँगी तो बिल्कुल करेगा। मेहनत तो आप करेंगे, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, जिसका ईमान जिंदा होता है मेहनत तो करता है, वो दिन रात अभी भी मैं रात को अभी भी मैं बाहर के स्टिच भी करती हूँ साथ साथ। अच्छा, अभी स्टार्ट कर रखा है? मैं 2 बजे तक काम करती हूँ। तो इस दौरान आपने कुछ पैसे कमाए भी हैं यहाँ से? जो तभी तो मैंने इतना किया नहीं तो कहाँ से मतलब जो फीस दी है वो लगभग वो बस मैंने वहाँ से तो मतलब मेरे 10,000 की गाय भी की थी, और 6-7 हज़ार रुपये का मतलब जो मेरा अनाज था वो बिका था, और बस यही था वहाँ से। मतलब फीस ही थी वहाँ से। 45-50 हज़ार रुपये आपने कमाए हैं इस दौरान? वो मैंने काम भी किया है, और कुछ मैंने पापा से मदद ली है। सही है, फिर आप तो परफेक्ट हैं। फिर तो यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि मतलब स्किल्ड जब बंदा होगा ना, तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात किसके कब बदलेंगे ये कोई नहीं कह सकता। आज मान के चलो आप करोड़पति हैं, कल को आप क्या होंगे नहीं पता, लेकिन आपके हाथ में अगर हुनर है तो आप कम से कम ऐसी सिचुएशन में नहीं आएंगे कि आप भूखे मर जाएंगे। बिल्कुल। बस मैंने मैम की एक वीडियो देखी थी, आपका भी इंटरव्यू था उसमें साथ में, तो उसमें मैम बोल रहे थे जैसे कि मैं 30 से 35 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, तो मैंने उस वीडियो को देख के ये सोचा था कि मैम 30 से 35 लाख रुपए कमा सकते हैं। भिवानी से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा ससुराल भी, जहाँ मैं सोच रही हूँ करने का, तो वहाँ बैठ के मैं क्या 30 से 35 हज़ार रुपये नहीं कमा सकती? 30 से 35 हज़ार तो यहाँ सीखने के बाद बिल्कुल नॉर्मल ही सोचा था मैंने। वो मेरी मेहनत जो मैं करूँगी वो बाद की बात है, बट 30 से 35 हज़ार रुपये तो मैं एक नॉर्मल लेके चल रही हूँ। यहाँ से सीख के जाने के बाद तो ये नॉर्मल है बेसिकली। हाँ, अगर बच्चा ठीक से काम करे, आत्मविश्वास से काम करे, तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जो मेथड जो टेक्निक्स आपको सिखाई गई ना, इस धरती के तख्ते पे तो कोई सिखाने वाला है नहीं। और मेरे को स्टार्टिंग से ही शौक है, मैं 8th क्लास से सिलाई कर रही हूँ। अच्छा, मतलब पहले मेरे को जैसे किसी से मैंने सीखा नहीं, बुआ की लड़की को आता था, उनसे जैसे पूछ लिया थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद नहीं, वो वही बात है, मेथड तो नहीं थे, बट इंची टेप मोड़ के मतलब इतना ही है। फिर मम्मी के सूट रख के, मम्मी के सूट बहुत सारे ख़राब किए मैंने फिर मेरे को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दरी वगैरह जो बनाते, चटाई वगैरह, मतलब सब कुछ आता है। ऐसा कोई नहीं है जो हाथ से मैं काम नहीं कर सकती। ओके, तो पहले से आप स्किल थे, अब आपने उसको और शार्पनेस दी है। हाँ,
थोड़ा सपोर्ट मेरे को, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरी मतलब फैमिली में ही है, उन्होंने मेरे को एक अच्छी राय दी थी। मतलब मैंने जब सोचा था तो ऐसे बोला कि मेरे मन में ये ख्याल आया था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो मेरे को उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, तू घूंघट करके यहाँ बैठी रहेगी कि तेरे को लगता है कि तेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोलने वाले तो ऐसे बोलेंगे। फिर उस दिन मैंने ये सोचा था कि नहीं, ये बात एकदम सही है। देखो, अपनी औलाद को अगर पालना ना दीदी इज्जत से, तो काम करना पड़ेगा। और लोग क्या बोलते हैं उस चीज़ को तो बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। अगर उनके दिमाग की भी हम सोचेंगे तो वो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल बोले हैं, अभी भी बोले हैं, ये भी बोलने वाले थे। अब ईब सीखने की उम्र रह रही है, ईब की सीखेगी। अरे समझे नहीं, फिर आप उनसे पैसे नहीं मांगेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, मैंने फिर मांगे वो तो, नहीं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो चाह रहे हैं कि ये और पैसा मेरी मांगे। कोशिश यही है कि मैं फिर कभी वो- किसी से मांगूंगी फिर नहीं। वो आपको समझाएंगे कि हाँ जी ऐसे काम ना करा जाता, ये ना करा जाता, तो लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसीलिए सारी नेगेटिविटी और सारी क्रियाएं की जाती हैं। ओके, तो आप मुझे अब बताएंगे, आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जब आप पहले दिन यहाँ पे आए थे कैसा लगा था? क्योंकि आप काफ़ी, आपके दिमाग में ब्लडर चल रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन पहले चल तो रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ पे है, क्योंकि मैंने बस में कभी ट्रेवल नहीं किया। गाड़ी थी, गाड़ी से आते जाते तो किधर से निकालनी मुझे, मतलब मैंने पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मुझे नहीं पता था। आई हूँ भिवानी में, बट मेरे को पता नहीं था कि कहाँ से रास्ता कैसे क्या जाता है। मैं बस में बैठी तो वहाँ हाईवे पे बस चढ़ी तो मेरे को लगा कि ये लंबे रूट की बस है, तू गलत बस में चढ़ गई। अब किसी से पूछूंगी तो कोई ये सोचेगा कि पढ़ी लिखी लग रही है और पूछ रही है। फिर मैंने कहा बस स्टैंड पर तो जाएगी ही जाएगी, वहाँ देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर वहाँ से मतलब थोड़ा आइडिया बता दिया था बहन ने कि वहाँ से उधर ऐसे जाना है। फिर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था ना, फिर मैं बोर्ड को देख के फिर मैं यहाँ तक आई। ओके, तो जो आपकी मानसिक स्थिति चल रही थी, होच पोच चल रही थी पूरा, उस दौरान आपने फिर क्लासेज में माइंड को सेट करके शांत करके कैसे सीखा? यहाँ आने के बाद माहौल अपने आप चेंज हो जाता है भैया, क्योंकि हर किसी को दीदी दीदी करके बोलना, सामने से स्माइल हर किसी के चेहरे पे, तो हम फिर वो चीज़, मतलब किसी से कोई, किसी की पर्सनल लाइफ से किसी को कोई मतलब नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। तो हम अंदर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, तो चाहे वो कुछ भी चल रहा है, बट मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी है। ओके, तो 3 महीने का जो माहौल यहाँ का आपको कैसा लगा? आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी है, अभी चलो आपके ठीक चला जैसे जैसे चला जो भी हुआ, लेकिन इससे पहले आप बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, तो यहाँ के माहौल का आप कैसे देखते हैं? मेरे को बिल्कुल यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। और जब आपने क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास जब आपने ली थी, तो उस दिन के बाद मुझे रूलों का पता लगा कि ये सारे रूल भी हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगा था कि यहाँ पर इतने सारे रूल हैं, ये वो और भी बेस्ट था। 20 रूल्स मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये चीज़ें। और जैसे अब मैं मतलब पता लगता है कि अच्छा आपके पास आई कार्ड भी होता है, अच्छा नहीं गई तो घर पे कॉल जाएगी कि क्यों नहीं आई, रूल्स तो ये सब चीज़ें अगर मान के चलो वो इसीलिए है, ऐसा आप कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। इस बीच मेरी 15 दिन में आई भी नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं एडमिट रही। 9 तारीख के बाद मैं नहीं आई। ओके, तो फिर कैसे मैनेज किया उन दिन की क्लासेस को? क्योंकि मेरी प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा हो गई थी, तो जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया आना, तो मैंने सारा रिकवर कर लिया। ओके, जो यहाँ पे डाउट सॉल्विंग स्टाफ है और जो खासकर रितु मैम, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? मैं पर्सनली तो मैम से नहीं मिली हूँ और मिलना चाहूँगी, मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं मिलूँगी। आज देंगे आपको ट्रॉफी वगैरह, आज मिलेंगे? हाँ, तो मैं मिलूँगी, बट अच्छी बॉन्डिंग रही, अच्छा लगता है मैम को देख के। मैम को देख कैसा लगता है कि मैम भी तो यहाँ से उठ के यहाँ तक गए हैं। बिल्कुल, सभी ऐसे हालातों से उठे हैं, कोई हम राजा के बेटे की औलाद नहीं है कि सब बना मिला। मैडम ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से क्या माइनस से स्टार्ट किया। जीरो तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जीरो में तो कम से कम बेस समतल होता है। सही बात है। फरवरी बैच के टाइम आपने रैंप वॉक की थी फेयरवेल पार्टी में? हाँ जी। क्या बनाया था? लहंगा बनाया था मैंने। अब की बार क्या ट्राई कर रहे हैं आप? अब की बार भी है तो लहंगा ही, बट कुछ अलग है, जैसे सब्यसाची ब्लाउज हो गया उसके साथ है। ओके। कुछ उसमें था नॉर्मली कपड़ा लेके स्टिच कर दिया, इसमें मैंने लेसिस का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा डिजाइन किया, प्लेन फैब्रिक को लेके। आपके बैच के दौरान 7 ब्रांचेज ओपन हुई है, ठीक है, कैसा लगा आपको जब मैम की ब्रांच ओपन करी थी? एक किस्म से मैम का सपना सच हो रहा था जब? बिल्कुल अच्छा लगा भैया। किसी ब्रांच पे गए आप? दादरी वाली ब्रांच पे गई हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना आगे जा रही है, शायद कभी हम भी सोच
सकते हैं कि हम बिल्कुल। मेहनत करेंगे तो बिल्कुल। जितना इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा उतना ही इसके स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। मैंने इससे पहले और भी बहुत जगह ट्राई किया था। मैंने ऑनलाइन, जो मेरे दिल्ली से जो मेरी भाभी हैं, मतलब वो मेरी फ्रेंड हैं, वैसे तो हम उनको भाभी बोलते हैं, थोड़ा मेरे एज में बड़े, वहाँ हम उनके रेंट पे रहे थे। अच्छा। और उनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, बट वो मेरे को अच्छा टाइम देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सिलाई सीखने ट्राई किया था आपने? नहीं, वहाँ हम रेंट पे रहे थे उनके पास से, तो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, तो कॉल आते हैं या मैं भी करती हूँ उनके पास। तो मैंने उनको बोला कि भाभी मैं कुछ करना चाहती हूँ ऐसे, तो उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने बोला तू कुछ ऑनलाइन मतलब ऐसे मतलब ट्राई देख, कोई अच्छी सी जगह जहाँ तेरे को ये लगे कि यहाँ तू अच्छा कर सकती है। फिर मैंने बहुत सारी देखी, बट कोई दूर था, किसी का खर्चा ज़्यादा था, कोई कुछ, तो वो समझ से परे था, क्योंकि बच्चे भी थे और पशु भी थे, तो सारी चीज़ें देखनी थी, और पास में भी हो जहाँ मैं डेली अप डाउन कर सकूँ। फिर मैंने कहा यहीं पे बेस्ट है कि यहाँ अगर कुछ मेरे को आता है, जो मेरी मिस्टेक है वो मैं खुद ही ट्राई करूँगी कि मेरे अंदर ये मिस्टेक है। बोला था कि तू बना लेती है अच्छा, तो फिर क्या ज़रूरत है तेरे को जाने की। बट मुझे पता था ना कि कमी कहाँ है। सही बात है, खुद को पता होता है कि कमियाँ कहाँ पर हैं, कि कमियाँ कहाँ पे हैं, मुझे क्या नहीं बनाना आता, मुझे क्या बनाना आता है, और जब मैं बना देती हूँ वो तुक्के से बनाती हूँ, उसमें कमी कहाँ पे है। ओके, तो अंत में दीदी महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे 2 पैसे कम कमाएं, लेकिन अपनी मेहनत के कमाएं, ताकि लाइफ में कभी भी कुछ हो सकता है। इससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ, और किसी के सामने हाथ ना पसारने पड़े। और यहाँ पे ये एक अच्छी जगह है जहाँ आके आप बिल्कुल बेधड़क सीख सकते हो, और यहाँ पे मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं। कईयों के होता है कि मैम नहीं सिखाते। अच्छा, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं नहीं सिखाते, मैम नहीं आते होंगे, बोलते हैं ऐसा। हाँ, बड़े हो गए हैं अब तो, कहाँ आते होंगे। हाँ, खुद ही अभी मैंने भी सुना स्टूडेंटों से, मैं स्टूडेंटों से बात कर रहा था कि नहीं आते, अलग ही थोड़ी चला रहे हैं लोग। हाँ, कह रहे हैं ये तो ऐसे हैं, कोई कह रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में ये है, कोई कह रहा है कुछ ही कह रहा है, मतलब अलग अलग। मैंने 20 कहानियाँ सुनी। मैं बोला इसका मतलब रितु मैडम अब फेमस हैं, लोग अपने आप थ्योरी बना रहे हैं। बिल्कुल बिना बात की बातें बढ़ाते हैं। अब जो देखते हैं वीडियो वगैरह देखते हैं, वो तो बोलते ही हैं कि अच्छा वहाँ सीख रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिखाते हैं, ठीक है, सही है, सही जगह ट्राई किया तूने। ओके, तो बेसिकली दीदी की बातों से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल। और जो मेरी प्यारी बहनें अपने पिता के पैसे, अपने पति के पैसे को ये सोच बैठी हैं कि मतलब मेरा तो ये कर रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, ये कर रहे हैं, मैं क्या ज़रूरत है। सिचुएशन कब बदलेगी, किसको क्या हो जाएगा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, और कब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि जिनसे आप वाकिफ कभी सपने में भी आपने नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है। उससे बेटर है कि कम से कम आप ऐसा ना हो, क्योंकि जिस पे आप विश्वास किए बैठे हैं, अगर भगवान ना करे एक छोटी उम्र में उनके साथ कुछ हो जाता है, तो आप ये समझें कि समाज उसके बाद वैसा नहीं रह जाता जैसा उसके साथ था। सब रिश्ते, सब नाते कैसे बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कम से कम इतना स्किल आप ज़रूर हों, इतना स्किल्ड हों कि कुछ पैसे, चाहे बिज़नेस को छोड़ दीजिए, इतना हो कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकें, किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि दुनिया चाहती है कि आप उसके सामने हाथ फैलाएं और फिर वो आपको शिक्षा दें कि यूँ नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो उससे बेटर है कि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, अपने पाँव पे खड़े हों, दूसरों के भरोसे ज़िंदगी जीना छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी हम स्वयं पैदा हुए हैं अकेले, और इस शरीर के साथ पैदा हुए, इसी के साथ हम मरेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपना खर्चा, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका खर्चा आप उठाने में सक्षम हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं, और आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि दीदी का जो परिवार है वो हंसी खुशी बसे, और उनके बच्चे बहुत कामयाब हों, ये भी अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। इंसान नाम है उसका,